हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी। जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पे फार्मासिस्ट की मैराथन सीरीज लेकर के आए हैं। जी हाँ, अलग अलग जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, चाहे वो एमपी फार्मासिस्ट, हरियाणा फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, एसएससी, ईएसआईसी, एम्स फार्मासिस्ट, एनएचएम फार्मासिस्ट, इसरो, सिपॉय, एससीसीएल से लेकर के हॉस्पिटल की जो फार्मासिस्ट वैकेंसी होती है या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी होगी, सब वैकेंसी में ये आपका मैराथन सीरीज, ये क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन आपका हेल्प करेगा। ये उसी सिलेबस से डिजाइन किया गया है जो आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जितने भी एमसीक्यू आपको दिखाए जाएंगे, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी समझाया जाएगा, जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो बूस्टअप हो सकेगी, मजबूत हो सकेगी। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ, फार्मासिस्ट सीरीज में आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा डीएसबीएम। डीएसबीएम सब्जेक्ट से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आज हम किस टॉपिक के एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। मेनली आपका इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के बारे में एमसीक्यू देखेंगे। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में, फंक्शन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉमर्स के बारे में एमसीक्यू, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, साथ ही साथ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन सारे टॉपिक से लगभग 25 एमसीक्यू हम आपको बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उसको भी बताएंगे, और आने वाले एग्जाम में इस सब्जेक्ट से कौन कौन से पॉसिबल एमसीक्यू फंस सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एमसीक्यू, कोई भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए। जी हाँ, चलिए आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू डीएसबीएम सब्जेक्ट से होने वाला है, ध्यान देंगे। ये आपका दिल्ली फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन भी है। क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर। जी हाँ, इनमें से कौन सा फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर नहीं है। जी हाँ, मेनली जो फिक्स्ड शॉप एक लार्ज स्केल होता था, एक लार्ज स्केल रिटेलर हम जानते हैं, एक स्मॉल स्केल। तो यहाँ पे लार्ज स्केल देखिए, मेल ऑर्डर बिजनेस भी एक लार्ज स्केल रिटेलर का हमारा टाइप है। हायर परचेज भी हमारा लार्ज स्केल का है, और कोऑपरेटिव स्टोर जो होते हैं ये भी लार्ज स्केल, फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो स्पेशलिटी शॉप्स होते हैं ये हमारे स्मॉल स्केल के अंतर्गत आएंगे। तो इसीलिए नॉट पूछा है तो ये हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल स्केल वाला होता है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर की बात कर लें तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर में स्मॉल स्केल रिटेल शॉप एक लार्ज स्केल रिटेल शॉप होती है। स्मॉल स्केल में आपका स्टील के स्टॉल होल्डर होंगे, सेकेंड हैंड गुड्स सेलर होंगे, फिर जनरल स्टोर्स होंगे, सिंगल लाइन स्टोर्स होंगे, फिर स्पेशलिटी स्टोर होंगे। साथ ही साथ लार्ज स्केल रिटेल शॉप की बात कर लें तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं बड़े बड़े, मल्टी शॉप या चेन शॉप जो होते हैं, मेल ऑर्डर बिजनेस होता है, और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं। तो इस प्रकार से रिटेलर के टाइप्स को देख सकते हो। तो वहां पे लार्ज स्केल हमारा पूछा था, कौन सा नहीं है, तो ये हमारा स्पेशलिटी यानी कि ये सिंगल स्मॉल स्केल रिटेलर शॉप के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है? अगला एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज दैट पैरामीटर कॉल्ड एज who has neither contributed any capital to the firm nor take part in the management of the firm। यानी कि ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं जो कि किसी भी फर्म में ना ही कंट्रीब्यूट करता है, ना ही मैनेजमेंट में उसका पार्ट होता है, लेकिन बट टास्क टू द आउटसाइडर टू क्रिएट एन इंप्रेशन दैट द इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा पार्टनर जो कि किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में ना कोई अपना इन्वेस्टमेंट करता है, ना कोई कैपिटल लगाता है, ना ही उसमें मैनेजमेंट में पार्ट करता है, बस आउटसाइडर को, लोगों को ये बताता है कि मैं उसका पार्टनर हूं या मेरे हिस्सेदारी है। ये क्वेश्चन दिल्ली फार्मासिस्ट 2021 का आया है। तो उसे किस प्रकार का पार्टनर बोलेंगे? सीक्रेट पार्टनर बोलेंगे, या पार्टनर बाई स्टॉपेल बोलेंगे, या पार्टनर इन प्रॉफिट बोलेंगे, या स्लीपिंग या इनएक्टिव पार्टनर बोलेंगे। जी हाँ, ऐसा पार्टनर ना अपनी पूंजी लगा रहा है, ना ही अब मैनेजमेंट में कोई हिस्सेदारी रख रहा है, बस लोगों को बता रहा है कि मैं इसमें पार्टनर हूं, तो उसे बोलते हैं डियर पार्टनर बाई स्टॉपेल बोलते हैं। जी हाँ, पार्टनर बाई स्टॉपेल बोलते हैं, जो कि ना कैपिटल लगाता है, ना मैनेजमेंट में पार्ट रहता, बस आउटसाइडर को बताता है इंप्रेशन के लिए। तो देखो यहाँ पे आपका जो सीक्रेट पार्टनर होते हैं, अलग अलग पार्टनर की डिफिनेशन भी देख लेते हैं। जो सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जो कि फर्म में हमारा जनरल पब्लिक से
अननोन होते हैं। फर्म में अपना हिस्सेदारी तो रखते हैं, कैपिटल तो लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो जनरल लोगों या पब्लिक में अननोन रहते हैं, सीक्रेटली पार्टनरशिप करते हैं। जबकि जो पार्टनर इन प्रॉफिट क्या होते हैं, ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं। जब हमारे कंपनी प्रॉफिट में होती है वो हमारे प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लॉस को शेयर नहीं करते, तो वो हमारे पार्टनर इन प्रॉफिट हो गए। स्लीपिंग पार्टनर वो हो गए जो कि कंट्रीब्यूट तो करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट तो लगाते हैं, लेकिन कोई हमारा बिजनेस में, मैनेजमेंट में उसमें पार्ट नहीं प्ले करते, रोल प्ले नहीं करते, वो स्लीपिंग पार्टनर या इनएक्टिव पार्टनर हो गए। लेकिन जो पार्टनर बाय इस्टोपेल होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जिसका सिर्फ इंप्रेशन, लोगों के मन में इंप्रेशन जताने के लिए कि मैं उसमें पार्टनर हूं, उनका कोई रोल नहीं होता, ना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, ना ही मैनेजमेंट के रोल में। क्लियर है? तो उसे हम पार्टनर बाय इस्टोपेल बोलते हैं। अगला एमसीक्यू यहां पे है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1921, 1912, 1919 या 1985। ये केरला पीएससी 2021 फेज 1 का क्वेश्चन है। एक ऐसा क्या पूछा गया है यहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किस ईयर में पास हुआ? मेनली अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रिक्वायर्ड होता है रजिस्टर्ड होना किसके अंतर्गत? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये एक्ट हमारा 1912 में पारित हुआ था, 1912 में एक्ट हुआ था। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी पूछता है, 1912 राइट आंसर होगा। अगला एमसीक्यू है, an industry manufacturing a chemical by standardized chemical reaction is called। केरला पीएससी 2021 का क्वेश्चन है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल्स वगैरह का, तो वो किस प्रकार की इंडस्ट्री कहलाएगी? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाएगी, एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाएगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाएगी, अथवा सिंथेटिक इंडस्ट्री कहलाएगी? जी हाँ, जब किसी इंडस्ट्री की बात होती है, यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन के द्वारा, जो हमारे केमिकल्स के यूज के द्वारा जब वो प्रोसेस होती है, तो उसे हम सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। जी हाँ, ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्री। जी हाँ, सिंथेटिक इंडस्ट्री जब केमिकल रिएक्शन के द्वारा जब प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, उसे हम सिंथेटिक बोलते हैं। अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में आपका जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव आ जाता है, और इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव आ जाता है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री पार्ट हो जाता है। क्लियर है? अगला एमसीक्यू, द टेंडर इश्यूड ओनली इन दोज केस वेयर एन आइटम ऑफ प्रोप्रिएटरी नेचर और वेयर रिपीटेटिव ऑर्डर इज टू बी इश्यूड इन शॉर्ट पीरियड। केरला पीएससी 2021 फेज 2 का क्वेश्चन है कि जो टेंडर होता है इशू किया जाता है ओनली किस केस में? जब हमारा कोई आइटम या प्रॉपर्टी नेचर का, या कभी जब हमारा रिपीटेटिव ऑर्डर हमारा इश्यू किया जा रहा है शॉर्ट पीरियड में, तो उसे हम किस प्रकार का टेंडर बोलेंगे? ओरल टेंडर बोलेंगे, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर या ओपन टेंडर बोलेंगे। तो उसे हम जब शॉर्ट पीरियड की बात होती है, जहां रिपीटेटिव ऑर्डर इश्यू होते हैं, उसे हम सिंगल टेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल टेंडर। जब हमारा बहुत ही ज्यादा, देखो अलग अलग प्रकार के टेंडर कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना। ओपन टेंडर होता है यानी कि जो पब्लिक के लिए, सबके लिए, सभी एलिजिबल होते हैं, सभी कॉन्ट्रैक्टर, वो हमारा ओपन टेंडर हुआ। लिमिटेड में मतलब जो कुछ सेलेक्टिव, जो हमारे सेलेक्टिव या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो उसके लिए एक्सपीरियंस होते हैं उस काम को करने के लिए, वो हमारा लिमिटेड टेंडर के अंतर्गत आएगा। बैलेंस टेंडर में हमारा कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग चीजों के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से उनको टेंडर दिया जाता है। और जो सिंगल होता है या नेगोशिएटेड होता है, वो हमारा स्पेशल वैल्यूएबल कंस्ट्रक्टर को ही प्रोजेक्ट दिया जाता है। कोई ट्रस्टेड फाइनेंशियली हमारा जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उन्हीं को ही दिया जाता है, वो हमारा सिंगल टेंडर होता है। क्लियर है? अगला एमसीक्यू है, द मेथड इन विच अ कोड इज असाइंड टू अ स्टोर्ड आइटम फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, जब भैया जो हमारे स्टोर होते हैं, शॉप्स होते हैं, वो मेथड को, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कोड जब असाइन किया जाता है उन पे, जब प्रोडक्ट पे कोड असाइन किया जाता है उनके इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो मेथड क्या कहलाता है? ब्लॉक मेथड कहलाता है, निमोनिक मेथड कहलाएगा, कॉम्बिनेशनल मेथड कहलाएगा, या अल्फा न्यूमेरिक मेथड कहलाएगा। देखिए, जब प्रोडक्ट को इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टोर के अंदर उनका कोडिफिकेशन किया जाता है, कोड दिया जाता है, कोड असाइन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निमोनिक मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निमोनिक, मेनली निमोनिक उसको मेथड बोला जाता है। क्लियर है? केरला पीएससी 2020 का क्वेश्चन था ये। आगे देख सकते हो यहाँ पे अल्फाबेटिकल लेटर में या हमारा कोड वगैरह इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो हमारा निमोनिक कोडिफिकेशन कहलाता है। क्लियर है? अगला एमसीक्यू क्या है? द टेंडर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द टेंडर
क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है डियर, ठीक है। द टेंडर विच आर कॉल्ड बाई एडवर्टाइजमेंट आर नोन एज, जी हाँ, जब कोई टेंडर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइज निकाल के भैया टेंडर निकला है, तो वो टेंडर कौन सा टेंडर कहलाएगा, ओपन टेंडर, लिमिटेड, सिंपल या ओरल। देखिए अभी हमने बताया था ना, जब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा यानी पब्लिक डोमेन में जाता है, पब्लिक नोटिफिकेशन में जाता है, वो सबके लिए ओपन होता है, यानी कि सभी लोग उसमें एलिजिबल होते हैं, उसे हम ओपन टेंडर बोलते हैं। क्लियर है कि भैया जब एडवर्टाइज करते हैं टेंडर को तो हमारा क्या कहलाता है, ओपन टेंडर कहलाता है। क्लियर है। अगला एमसीक्यू यहाँ पे क्या है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, ये DSSB का क्वेश्चन है ना, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का क्वेश्चन है 2019 फेज 1 का, कि कौन सा इसमें से फॉलोइंग हमारा टाइप नहीं है कोऑपरेटिव बैंक का। देखिए प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, या एक्सचेंज बैंक। देखिए यहाँ पे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी की बात की जाए, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाए, या स्टेट कोऑपरेटिव, सब के सब कोऑपरेटिव बैंक के ही टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सचेंज बैंक है ये हमारा कोऑपरेटिव बैंक का टाइप्स नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, एक्सचेंज। जी हाँ, कोऑपरेटिव बैंक की बात कर ले तो यहाँ पे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी आ जाएगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव, जबकि जो हमारा एक्सचेंज बैंक है हमारा, ये हमारा अलग बैंक में आ जाता है, ये प्राइमरी या हमारे कोऑपरेटिव के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है। अगला, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन कंसिडर्ड एज होम ट्रेड। जी हाँ, ये DSSB का क्वेश्चन है 2019 फेज 1 का। इसमें से कौन सा फॉलोइंग होम ट्रेड कंसीडर किया जाएगा। होम ट्रेड वो होता है जब हम अपने कंट्री के बाउंड्रीज में ट्रेड करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, चीजों को, माल को यहाँ से वहां तक अपने कंट्री के अंदर ही इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसे हम होम ट्रेड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे फॉरेन एजेंट, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड या मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे जब बात की जा रही है होम ट्रेड की तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होगा। जी हाँ, यहाँ पे देखो फॉरेन एजेंट यानी फॉरेन से हम तो कर रहे हैं, अपने बाउंड्री में करना है, एक्सपोर्ट में भी फॉरेन में ट्रेड किया जाता है, इंपोर्ट में भी फॉरेन से किया जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ये सारी चीजें, रिटेलिंग, होलसेलिंग, ये हमारे बाउंड्रीज, कंट्री के बाउंड्री के अंदर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। तो ये होम ट्रेड के अंतर्गत आएगा। होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड हमारा मैन्युफैक्चरर यानी कि इंटरनल या होम ट्रेड के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। अगला, when at least 51% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड। जी हाँ, फार्मेसी 2016 का क्वेश्चन है। जब 51% या 50% से ऊपर शेयर किसी भी कंपनी का गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो उस कंपनी को क्या बोला जाता है, पब्लिक कोऑपरेशन बोला जाता है, गवर्नमेंट कंपनी बोली जाती है, पब्लिक कंपनी, या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। देखिए जब 50% या उससे अधिक शेयर गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो उसे हम उस कंपनी को गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट की कंपनी बोला जाता है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 50% या उससे ज्यादा शेयर जब गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होगा तो गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। जैसे हिंदुस्तान टूल हुआ, हिंदुस्तान केबल हुआ, ये सब के सब गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है। अगला एमसीक्यू, यहाँ पे फार्मेसी 2016 का ये भी क्वेश्चन है कि मेल ऑर्डर बिजनेस इज, मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है, होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड बाई पोस्ट है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड है, या रिटेल ट्रेड है। देखिए मेल ऑर्डर, मेल से जब ऑर्डरिंग वगैरह होती है लार्ज क्वांटिटी में तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड बाई पोस्ट। जी हाँ, मेल से, पोस्ट से रिटेल ट्रेडिंग वगैरह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल ऑर्डर ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, मेल ऑर्डर ट्रेड हम जब रिटेल ट्रेड करते हैं जो हमारा टेली शॉपिंग वगैरह हो गया। टाइप्स में मैन्युफैक्चर मेल ऑर्डर, डिपार्टमेंटल मेल ऑर्डर, या मिडिलमैन मेल ऑर्डर टेस्ट होता है। क्लियर है, ऐसे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात किया जाए, अ मर्चेंटाइल एजेंट हु नेगोशिएट्स परचेज सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जो कि दो पार्टी के बीच में नेगोशिएशन करता है रेट वगैरह को लेके। राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 का क्वेश्चन है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, कमीशन एजेंट कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, ऑक्शनर कहलाएगा, या ब्रोकर कहलाएगा। जी हाँ, ऐसा पर्सन जो कि बीच में दो लोगों के बीच में, एक हमारा बायर होगा, एक सेलर होगा, है ना, सेलर होगा, एक बायर होगा, इनके बीच में लिंक प्रोवाइड कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रोकर। क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोला जाता है। जी हाँ, ब्रोकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशन करता है, कमीशन लेता है, सारी चीजें, वो ब्रोकर कहलाएगा। क्लियर है। अगला एमसीक्यू क्या है, सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। जी हाँ, सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को और हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीशिप बोलेगा, या पार्टनरशिप बोला जाएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या
कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाएगा। तो यहाँ पे सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा इंडिविजुअल प्रोप्रिएटरशिप बोला जाएगा। जी हाँ, इसे हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीशिप, उसे क्या बोलते हैं, सोल प्रॉपर्टीशिप या सोल ट्रेड को। क्लियर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे कौन सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, आयरन और स्टील वर्क, फ्लोर मिल, फ्रूट कैनिंग या माइनिंग। देखिए आयरन स्टील वर्क ये भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिवर्सिटी है, इंडस्ट्री है, और हमारा फ्लोर मिल भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फ्रूट कैनिंग भी है। लेकिन माइनिंग में यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्या, यहाँ पे चीज़ों को माइन किया जा रहा है, बस निकाला जा रहा है, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो डी होगा ये हमारा नॉट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे माइनिंग हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब बात करते हैं माइनिंग की, है ना, तो यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है, बस धरती से माइन ही किया जा रहा है। क्लियर है। अगला, रिटेलर हैव डायरेक्ट लिंक विथ, जी हाँ, जो रिटेलर होते हैं वो डायरेक्ट किसके साथ लिंक होते हैं, होलसेलर के साथ, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, तो रिटेलर जो होंगे वो डायरेक्ट लिंक होते हैं कंज्यूमर जो होता है, पेशेंट होता है, वो डायरेक्ट रिटेलर से ही चीजें खरीदता है, ना कि मैन्युफैक्चरर से, ना कि होलसेलर से, ना कि, है ना। तो यहाँ पे रिटेलर का डायरेक्ट लिंक होता है कंज्यूमर से। ठीक है, कि जो रिटेलर होगा डायरेक्ट हमारा कंज्यूमर से लिंक्ड होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज डिसाइडेड बाय, जी हाँ, जो शेयर की मार्केट वैल्यू होती है वो किसके द्वारा डिसाइडेड की जाती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा, अथवा रेस्पेक्टिव कंपनीज के द्वारा। तो जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की वो डिसाइड होगी जो इन्वेस्टमेंट मार्केट के द्वारा। ठीक है डियर, किसके द्वारा, वैल्यूएशन या मल्टीपल जो इन्वेस्टर होते हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट के द्वारा हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू शेयर की डिटरमाइन की जाती है। अगला है, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज, जी हाँ, कोई ऐसा रिटन एविडेंस जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है पैसों का, उसका एविडेंस क्या कहलाता है, कोई रिटन लिखित एविडेंस, जर्नल कहलाएगा, लेजर कहलाएगा, लेजर पोस्टिंग या वाउचर कहलाएगा। देखिए जब ट्रांजैक्शन का रिटन या डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, वाउचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, वाउचर। जी हाँ, वो हमारा रिटन एविडेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वाउचर बोलेंगे। हर बिजनेस में हमारा होता है रिटन या एविडेंस होता है। क्लियर है। होलसेलर डील्स इन, होलसेलर डील करता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स में या लार्ज क्वांटिटी में या बेटर क्वांटिटी या सारे ऑल ऑफ द अबव क्वांटिटी। तो यहाँ पे जब होलसेलर की बात आती है तो हमेशा वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में ही क्या करता है, डील करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर कि होलसेलर डील करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में। क्लियर है। अगला, अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न्ड बाय, जी हाँ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी गवर्न की जाती है कंपनी एक्ट 2006 के द्वारा, कंपनी एक्ट 1936, कंपनी एक्ट 2012 या कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसके द्वारा, कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा गवर्न की जाती है। क्लियर है, कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। क्लियर है। अगला, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जी हाँ, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जो हमारे शेयर होल्डर या जो हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2, 3, 7 या 10। तो मिनिमम यहाँ पे 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम तो 200 के आसपास हो सकते हैं ना। तो 2 मिनिमम हमारे शेयर होल्डर या मेंबर हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। क्लियर है। अगला, द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप must be oral, must be in writing form, can be either oral या in writing या must be in written in stamp paper। देखो अगर पार्टनरशिप यानी एग्रीमेंट हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, कंपनी के पार्टनर बीच में, वो ओरली हो सकता है या लिखित रूप में, या ओरली लिखित दोनों रूप में, या स्टैम्प पेपर में लिख के होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सर कि ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट कि भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा ओरल और रिटन फॉर्म में हो सकता है। जब साथ में प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, लॉस भी शेयर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप कहलाता है। क्लियर है। अगला, हु इज डोरमेंट पार्टनर, यहाँ पे डोरमेंट पार्टनर कौन है, ऐसा जो वन हु टेक नो एक्टिव पार्ट इन बिजनेस, यानी कि ये वो व्यक्ति जो कि बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता वो डोरमेंट पार्टनर कहलाएगा, या जो वर्किंग पार्टनर होगा, या पार्टनर जो प्रॉफिट के लिए होगा, या माइनर पार्टनर होगा। तो यहाँ पे डोरमेंट शब्द वहां पे यूज किया जाता है जब कोई पार्टनर कोई एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिजनेस में, वो हमारा डोरमेंट पार्टनर होगा। क्या होगा, डोरमेंट या स्लीपिंग कह लो या साइलेंट पार्टनर कहलाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे है अ वैलिड डिफिनीशन ऑफ बिजनेस पर्पज इज टू, जी हाँ, अ वैलिड डिफिनीशन ऑफ अ बिजनेस पर्पज क्या है, इज टू क्रिएट अ कस्टमर। बिजनेस का मतलब क्या होता है, कस्टमर को क्रिएट करना या प्रॉफिट को बढ़ाना या सोसाइटी को सर्व करना या अपने वेल्थ अपने फर्म को इंक्रीज करना। तो देखिए बिजनेस का मतलब ही यही होता है, उसका पर्पज ही यही होता है कि कस्टमर क्रिएट करना, कस्टमर के बिलीफ क्रिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको एक्वायर करना, कस्टमर का फेथ और वो सारी चीज़ें गेन करना हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस का पर्पज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जी हाँ, इनमें से कौन सा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, कैटल ब्रीडिंग, फॉरेस्ट कल्टीवेशन, हंटिंग या फ्लोर मिल्स। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात आती है तो उसकी बात आती है हंटिंग की। जी हाँ, हंटिंग एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है। जी हाँ, आप देख सकते हो फार्मिंग हुआ, माइनिंग हुआ, लंबरिंग हुआ, हंटिंग हुआ, फिशिंग ऑपरेशन हुआ, ये सब के सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के कैटेगरी में फॉल करते हैं, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल जो करता है सारी चीजें वो हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होते हैं। क्लियर है। लास्ट एमसीक्यू आज का क्या है, बिजनेस मीन्स। जी हाँ, बिजनेस का मतलब क्या होता है, कॉमर्स या इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स या सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड। देखिए बिजनेस का मतलब होता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जी हाँ, इंडस्ट्री से भी चीजें जुड़ी होती है बिजनेस की और कॉमर्स यानी कि आर्थिक रूप से भी जुड़ा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि दो कैटेगरी, बिजनेस हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स से एफिलिएटेड है, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल इंडस्ट्री में होगा और गुड्स का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा वो कॉमर्स के द्वारा होगा। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी बिजनेस के अंतर्गत। क्लियर है डियर। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन किसके, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ, फार्मासिस्ट का जो भी मैराथन सीरीज चल रहा है उसमें DSBM के टोटल 25 क्वेश्चन आपने देखे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और बाकी ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ताकि कोई भी आपको टॉपिक छूटने ना पाए और आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले MCQ सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।